ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं कि जो टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं उसको आप ईमानदारी से बनाइएगा तो आपको दिखेंगे कि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनाए गए हैं। जैसे हेनरी लॉ आएगा सॉल्यूशन में, तो हेनरी लॉ आएगा तो आपको याद है हेनरी लॉ क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट होता है? हेनरी लॉ क्या बोलते हैं जी, बताइए। पुरानी बातें याद करवा रहा हूं, आप लोग अपना समरी कॉपी रोज पढ़ा कीजिए जो चैप्टर चल रहा है उसका। हाँ जी, क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पहले हेनरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? गैस डिजॉल्व इन, गैस किसमें डिजॉल्व होगा? जैसे ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो ये बोले कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यही ना बताए थे जी, यही ना इक्वेशन था, P इक्वल टू KH(x). तो बताइए ना आप लोग जल्दी से, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ये था इक्वेशन। कोई दिक्कत किसी को इसमें? ठीक। अब इसमें आपको ये नहीं बताया था कि टेम्परेचर बढ़ने से KH की वैल्यू बढ़ती है घटती है? बढ़ती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बताया था। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कोई भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। आया बात समझ में? अब देखो इसी पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नीट का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 में, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन का है, मैं बता देता हूँ, मैं लैंग्वेज पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बोल रहा है आप पढ़ लोगे आप समझ लोगे। तीन गैस है, ठीक है, गैस ABC, ABC इनका नाम दिया गया है, तीन गैस है और उनका हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। इसका हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू है 145, इसका दूसरे वाले का है हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू, लिखते जाइए क्वेश्चन, 2 × 10⁻⁻5 और थर्ड है आपका KH का वैल्यू किलो बार, हाँ 35 × 10⁻³ बार, सब बार में है, ठीक है। ये तीनों का, तीन गैस हैं ABC, कोई भी गैस होंगे और उनका KH का वैल्यू दिया हुआ। अब पूछा कि इसमें राइट ऑर्डर क्या है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का राइट ऑर्डर क्या होगा? क्या ऑप्शन देने की जरूरत है ना? और सॉल्युबिलिटी बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बताइए सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? आप सोचिए ना, सबसे ज्यादा सॉल्युबल वो होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो KH का वैल्यू दिया ना जी, KH की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। अब क्या ये आपके नोट कॉपी में नहीं है, समरी कॉपी में नहीं है? समरी कॉपी बन के खाली क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप थोड़ा सा उसको रिवाइज कीजिए, बार बार क्लास में आने से पहले 10 मिनट पढ़ लीजिए, क्या जाता है। तो देखिए, और खास करके आपको रोज पढ़ोगे ना तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा, आपको लगेगा कि हमको कौन टॉपिक भूले हुए। तो आप बताइए सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ी तो KH की वैल्यू घटेगी, यानी कि KH की वैल्यू जिसकी सबसे कम उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। अब आप देख लीजिए सबसे कम वैल्यू कौन है? B, तो B की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद कौन होगा? कौन? A ना जी, यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगे तो A, उसके बाद C। मिल गया आंसर, ये ऑप्शन आपका BAC ऑप्शन A में है, ठीक है। तो आपको मिल गया जवाब, बोलिए कोई दिक्कत? तो आप देखो जो पढ़े हो एग्जैक्टली उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम से, पिछले साल तक के आए हुए क्वेश्चन। मेरे पास पिछले साल तक का ही क्वेश्चन बैंक है, इस साल का नहीं है, इस साल का भी आया ही नहीं तो कहां से लाऊंगा? 25 का थोड़ा आया जी, अभी नीट का एग्जाम हुआ है अभी नहीं ना, JEE मेन का हुआ है दोनों, तो 2-3 महीने बाद आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर, ठीक है। लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि जब आ जाएगा ना, मेरे को नहीं पता क्वेश्चन क्या है, लेकिन देखना जो पढ़ाया होगा उससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। अरे बात समझ में? जैसे अगला क्वेश्चन देखो, हाँ तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन? लिखा तो है सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन, जिसकी KH की वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर तो है ही, और चारों ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये पूछा था 2023 में, ये भी नीट में ही पूछा हुआ है, फिर अगले क्लास में JEE का भी कुछ क्वेश्चन करवा देंगे प्रीवियस से जो पूछा है, ठीक है। 1 बाय 1 करते हैं हम लोग। तो जैसे बोला इसमें, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन, हीलियम इज यूज टू, हीलियम यूज करते थे ना, आपको बताया था कहाँ यूज करते हैं? स्कूबा डाइविंग में। खैर आप भूल भी गए तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जो सिलेंडर टैंक लेके जाता था
स्कूबा डाइविंग वाला वो क्या टैंक में लेके जाता था, ऑक्सीजन तो होता ही था, और ऑक्सीजन में क्या मिक्स होता है, नाइट्रोजन, और साथ में एक हीलियम गैस भी मिलाते हैं। किस लिए मिलाते हैं याद है? नाइट्रोजन गैस क्या करता था, बबल, ब्लड में अगर डिजोल्व हो गया तो बबल्स का फॉर्मेशन करता था, और उसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हीलियम गैस मिलाते हैं। अब बताइए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, इसी पे है, हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन, है ना, हीलियम गैस हम यूज करते हैं डाइल्यूट ऑक्सीजन इन एपरेटस, डाइविंग एपरेटस, सही है? हाँ सही है, हीलियम गैस यूज करते हैं ना जी एपरेटस के तौर पे, एपरेटस में, बिल्कुल सही बात है। अच्छा दूसरी बात, किस लिए यूज करते हैं आपको पता है? टू स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ बेंड्स, उसको कहते हैं नहीं बबल्स, जो बबल्स बन जाते हैं उसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, तो उसको बना ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन उसका रीजन इन्होंने क्या दिया है, हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, हीलियम गैस हाईली सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन गैस में, सही है? नहीं, इसका कोई लेना देना इससे नहीं है। ऐसे भी जान लो हीलियम आपका एक नोबेल गैस है, और नोबेल गैस किसी में सॉल्युबल नहीं होने वाला है। आ रहा बात समझ में? क्योंकि किसी से रिएक्शन करता नहीं है तो सॉल्युबल नहीं होगा। अब बताइए, ये तो गलत हो गया, तो कौन सही होगा? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और ये ऑप्शन सी में मिल जाता है। आ रहा बात समझ में? तो इसका आंसर मिल गया आपको, ये ऑप्शन बी में मिलेगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये क्वेश्चन बन गया असर्शन रीजन का। अब बताइए ये क्वेश्चन कहां से उन्होंने उठाया? इंपॉर्टेंस ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ का इंपॉर्टेंस बताया था, तो वहां से क्वेश्चन उठाया। क्या ये आपके कॉपी में है कि नहीं है? तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा ईमानदारी से क्वेश्चन कीजिए, आप बना सकते हो। इवन डाल्टन्स लॉ का भी नेक्स्ट है, बोल रहा है कि बताइए कौन सा करेक्ट ये है फॉर्मूला है फॉर डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर में यूज करते हैं। तो आपने ये पढ़ा है कि नहीं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर अगर टोटल प्रेशर के टर्म में निकालें तो यहाँ क्या लिखते हैं? बताओ फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन लिखते हैं, याद है वेपर कंपोजिशन वाला? हाँ, बाई ए बाई भी लिख करके मैंने लिखाया था, यही ना कि वेपर कंपोजिशन ऑफ ये गैस है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट में खोज लोगे, ऑप्शन सी में तो मिल जाएगा। मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अब ऐसा दिया है ऑप्शन पी ए प्लस पी वी, इसको तुम टिक करोगे हाँ या ना? ये नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, डाल्टन लॉ, पार्शियल प्रेशर, हेनरी लॉ के बारे में पूछ रहा है। ये कौन सा लॉ है? रॉल्स लॉ। तो इसी तरह से 4 ऑप्शन दिए रहेगा आपको, आपको केवल सही ऑप्शन टिक करना और वो ये होगा। आ रहा है बात समझ में? गैस के लिए बात किया, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? वेपर प्रेशर के लिए, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चंस बनाइएगा, और इस तरह से बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन का भी क्वेश्चन बनाइए। दोनों का लेवल एक जैसा है, देखो ये क्या उससे अलग है क्या जी? नहीं ना। तो चलिए अब आपके बोर्ड के कुछ क्वेश्चन करते हैं। और लास्ट क्लास तक हम लोग कहां तक पढ़े थे जी? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको याद होगा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तक पढ़े थे, तो एलिवेशन मतलब था बढ़ना, और जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और वो कितने के बराबर होता है? के बी एम, एम होता है मोलरिटी। अब मोलरिटी का फॉर्मूला के बी डब्ल्यू एस बाई एम एस, डब्ल्यू सोल, और ये ग्राम में होता है तो इसको क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आया बात समझ में? तो इस पे एक क्वेश्चन हम देते हैं, अभी आप बनाइए। डेल टीवी, डेल टीवी किसका डिफरेंस होगा? बताइए। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है या कम? ज्यादा होता है। तो ज्यादा से किसको घटाएंगे? कम को। कम कौन होता है? प्योर कंपोनेंट। भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल सी बात है, आपके पास वाटर है, आप क्लास किए हो सॉल्यूशन का? नहीं, सुनिए ध्यान से, यहाँ देखिए, अगर वाटर है मेरे पास तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ऑफ कोर्स 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अब आप बताओ, इसको हम सॉल्यूशन बनाने के लिए इसमें शुगर मान लो ऐड कर दिए, ठीक है? तो अब क्या बन गया? शुगर। शुगर सॉल्यूशन बन गया। अब हम शुगर सॉल्यूशन बना दिए तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर है ना, सिर्फ वाटर था पहले, तो प्योर वाटर को ना ऐसे लिखते हैं, टीवी नॉट करके इन्होंने लिखा है, ठीक है? इन्होंने ऐसा लिखा है। अब यहाँ शुगर ऐड कर दिया, तो अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका? सॉल्यूशन का। ऐसा शॉर्ट में लिख दिया हूँ सॉल्यूशन का। वो 100 से कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, ठीक है? अब इन दोनों को घटाएंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा कितना बढ़ा है।
मान लो 102 डिग्री हो गया, मान लो इतना हुआ, तो आप नहीं बता दोगे इन दोनों को घटा के, तो इन दोनों को घटा देते हैं हम। ये प्योर प्योर कैसे पता चलेगा, नॉट लगा हुआ है, और जब सॉल्यूशन का रहेगा तो ऐसे लिखेंगे। तो इन दोनों को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आती है। तो अगर ये मिल जाएगा तो इससे हम बता सकते हैं कि कितना बढ़ा है। इतना याद रखो कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट, ठीक है। और अगर ये पता चल गया तो डेल टीवी का फॉर्मूला निकालने का ये भी होता है ना, जिसमें कि मोलालिटी का ये फॉर्मूला होता है। मोलालिटी आपको ये याद रखना पड़ेगा, इन लोगों ने पढ़ लिया है, तो मोलालिटी का ये फॉर्मूला होता है। बोलिए बात समझ में आती है। तो इस पे बेस्ड हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए जल्दी से। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़िए, आप लोग अपना बनाते रहिए, मैं भी बताता रहता हूँ। देखिए यहाँ पे 10 ग्राम वो बोला है बेंजीन का सॉल्यूशन है जी, किसका, सॉरी बेंजीन आपका लिक्विड है, और बेंजीन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और कितना ग्राम है, 100 ग्राम। बताइए ये किसका मास दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट। आपको मन है तो पूरा लिखिए, मास ऑफ बेंजीन, और डब्ल्यू सोल है, डब्ल्यू सोल का वैल्यू मिल गया। अब इसमें ऐड कर रहा है, डायग्राम से बनाओ थोड़ा पिक्चर ज्यादा क्लियर होता है। इसमें ऐड कर रहा है, बोल रहा है 10 ग्राम कोई सॉल्यूट ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, सॉल्यूट। हमको नहीं पता कि कौन है, लेकिन ये बोल रहा है कि इसको क्या से डिनोट करेंगे, डब्ल्यू मास के लिए हम यूज करते हैं, और एस फॉर सॉल्यूट। तो बताइए डब्ल्यू एस का वैल्यू मिल गया कितना, 10 ग्राम, डब्ल्यू सोल मिल गया 100 ग्राम। निकालने क्या कहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी क्या निकालना है तुम्हें बताओ, एमएस। क्या निकालना है, एमएस की वैल्यू। और एक चीज बताइए, जब इसमें ये मिक्स कर रहा है ना, तो बोल रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना डिग्री से बढ़ गया, 1 डिग्री से। 1 डिग्री से चेंज आया, मतलब पहले अगर 100 डिग्री था तो बाद में कितना हो गया, 101 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस होगा ना जी। ऑलरेडी तुमको ये बता चुका है कि चेंज इन टेम्परेचर जो एलिवेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये वैल्यू दे चुका है। एलिवेशन कितना हो रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से डेल टीवी क्या लिखोगे बोलो, 1 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं, अगर कैल्विन में चेंज करोगे भी ना, तो ये कैल्विन में आप दोनों में जोड़ोगे ना, जो पहले है और बाद में, तो भी 1 डिग्री आएगा। आ रहा बात समझ में। जैसे मान लो 100 से चेंज होके हो गया 101, अगर हम इसको कैल्विन में भी लिखेंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, ये 373 और ये 374, अब दोनों का डिफरेंस करो, 1 ही कैल्विन आएगा, है ना। तो डिफरेंस करने के बाद यही आएगा, तो ये 1 आ गया, डेल टीवी की वैल्यू 1 आई, ये बात समझ में आया, ठीक। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं, डेल टीवी इक्वल टू क्या पढ़े हो, के बी डब्ल्यू एस एम एस डब्ल्यू सोल। अगर ये ग्राम में है तो क्या करते हो, ऊपर 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बताइए आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, बताइए, यही एमएस की ना। तो एक काम करो, एमएस को इधर ले आओ, अब बाकी सब वैल्यू लिख दो ऊपर। तो क्या क्या बचेगा, के बी डब्ल्यू एस इंटू 1000, और यहाँ कौन चला जाएगा, डेल टीवी और इंटू डब्ल्यू सोल। अब बताओ किसका वैल्यू तुम्हारे पास नहीं है, सब वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। चलिए हम पुट करते हैं, के बी कितना है 2.53, डब्ल्यू एस कितना है मेरा, देखो डब्ल्यू एस 10 है और ये 1000 है, और डिवाइड बाई डेल टीवी कितना है 1, और डब्ल्यू सोल कितना है 100। सिंपल सा तो कैलकुलेशन दिया जी, कोई ज्यादा कैलकुलेटर यूज भी नहीं करना पड़ेगा। इसको कट कर दो, ये 0 0 1 0 2 0 कट गया, और 100 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेसिमल हट जाएगा, 253 आ गया। ये क्या आएगा, हमने मास निकाला है किसका, सॉल्यूट का, और इसलिए यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम, ये वैल्यू होगा। आया बात समझ में। तो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो कोई इतना सिंपल पूछता है, आ रहा बात समझ में। तो बोर्ड के क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस आप लोग और अच्छा लेवल पे कीजिए। सीबीएसई बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चन बनाइए, वो भी अच्छे क्वेश्चन होता है। कल करवाया था ना बहुत सारे सीबीएसई के क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ लिया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 होते हैं, आरएलवीपी जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और दूसरा क्या था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये दोनों टॉपिक हो गया, और 2 और हैं, कौन कौन, डिपर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा,
ठीक है, तो तीसरा करते हैं आज, लिखिए डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जी। अब कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए चार ऑप्शन में ऐसा दे देगा कि विच ऑफ नॉट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब चार दे देगा ऐसे, जैसे RLVP है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। आप किसको टिक करोगे कि फ्रीजिंग पॉइंट है? फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? डेल से और टी और एफ लगा देंगे। यहाँ पे बी लगा रहे थे तो क्या कहते हैं इसको? बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे एफ लगाएंगे तो क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। बोलो कोई दिक्कत? और ये सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछ चुके हैं 2 मार्क्स में कि एक्सप्लेन कीजिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो यहां तक आप इसको लिखिए, फिर इसको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए वापस आते हैं और ये डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का? 0 डिग्री सेल्सियस। जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हो तो क्या बन गया? सॉल्यूशन। इससे फर्क क्या पड़ा बताइए? इससे फर्क ये पड़ा कि इसमें जो नॉन वोलेटाइल आपने सॉल्यूट ऐड किया है वो अब इसमें जगह लेगा बीच में जाके। मान लो सॉल्ट मिलाया, नमक ही मिला रहे हो, ये बीच में जाकर जगह लेगा और इस कारण से अब इसको फ्रीज करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये आइस नहीं कब बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ये पार्टिकल्स वाटर को पास आने नहीं देंगे। तो फिर क्या करेंगे? फिर भी हमको फ्रीज करना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताइए, ये जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट और घटेगा कि बढ़ेगा? और घटाना पड़ेगा, और नेगेटिव करना पड़ेगा, तब जाके वो फ्रीज होगा, आइस में कन्वर्ट होगा। आ रहा है बात समझ में? और इस केस में जब प्योर वाटर रहेगा, सुनिए, तो इसको हम लिखने का तरीका क्या है? क्योंकि टेम्परेचर की बात चल रही है और एफ से क्या डिनोट कर रहे हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट हम कैसे लिखेंगे? TF सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं SOL। और इसकी वैल्यू जो होगी वो लेस देन 0 डिग्री होगी। भाई 0 डिग्री से घट गया तो हम क्या लिखेंगे? लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। आया बात समझ में? तो अगर हम आपसे पूछे कि इन दोनों में बड़ा कौन कौन है? बड़ा ये है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। बोलो बात समझ में आ रहा है? ये भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो हम तो वो लिखवा देंगे, लेकिन पहले डेफिनेशन लिखना सीखो। डेफिनेशन लिखना क्या सीखेंगे? देखिए जिनको आता है यहाँ पे याद कर सकते हो इस डायग्राम की मदद से कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द प्योर वाटर, या सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, प्योर सॉल्वेंट या प्योर वाटर, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बन गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी डिक्रीजेज। दिस डिक्रीज इज कॉल्ड डिप्रेशन फ्रीजिंग। बोलो डेफिनेशन याद हुआ? तो इस तरह से लिख लिया करो, ठीक है? एग्जाम में भी लिखना, खाली कॉपी में नहीं। चलो लिखो यहाँ पे, when a non-volatile solute is added to the, लिखिए, is added to the, किसमें ऐड करेंगे जी? प्योर सॉल्वेंट या प्योर वाटर, जो भी आप लिखना चाहो, जनरली वाटर ही होता है, तो प्योर वाटर या सॉल्वेंट भी बोल सकते हो, ठीक है? इज एडेड टू द प्योर वाटर, देन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये जो सॉल्यूशन बन गया है उसका फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा जी? विल बी डिक्रीजेज। और इसी डिक्रीमेंट को, चूंकि डिस्पर्सन मतलब क्या होता है? घटना, तो यही जो घट रहा है, दिस डिक्रीज इन किसमें घट रहा है जी? फ्रीजिंग पॉइंट। डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? ये डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो लिख लीजिए,
जिसको कि किससे डिनोट करते हैं, डेल टी एफ से। बोलिए बात समझ में आ गया? तो यहां तक लिखिए, फिर हम आपको बताते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आपके एग्जाम्स में आए हैं। हाँ, टी एफ नॉट से घटा दो इसको। तो ये बड़ी वैल्यू है टी एफ नॉट माइनस टी एफ सॉल्यूशन। एस फॉर यहाँ सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यहां तक लिख दीजिएगा, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये लगभग 3 मार्क्स का क्वेश्चन था लॉन्ग में, तो ये आपको 3 मार्क्स यहाँ दिला देगा। 1 मार्क्स डिफरेंशिएशन, 1 मार्क्स डायग्राम और 1 मार्क्स ये फॉर्मूला लिखेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो आपसे पूछेगा, सुनिए नोट करके लिख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट, अगर सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट पूछे तो फ्रीजिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। तो आप क्या लिखोगे, मैं यहाँ सिंबल में लिख देता हूँ, किसकी ज्यादा होगी, प्योर सॉल्वेंट की, ना, यानी कि प्योर वाटर की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसके सॉल्यूशन से। तो ये बात लिखिए और इस पे लिखिए ऑब्जेक्टिव। ये एग्जाम में लैंग्वेज के फॉर्म में पूछेगा, ठीक है। यहाँ तो मैंने सिंपल आपको सिंबल के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन कोई दिक्कत किसी को लैंग्वेज में आएगा तो, क्योंकि इनको लैंग्वेज पढ़ना सीखो और नहीं तो ऊपर लिखा हुआ है टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर को कहते हैं। तो ये आप लिख लीजिए यहाँ पे टी एफ नॉट। समझ में आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या आएगा। चलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव, फिर से एक और ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ये किस पे डिपेंड करेगा, कौन, टी एफ नॉट। तो बताओ के एफ किस पे डिपेंड कर रहा था, केबी किस पे डिपेंड कर रहा था, मोलेलिटी पे। आपको पता है ये भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इट डिपेंड्स ऑन। अब बताओ किस पे डिपेंड करता है, मोलेलिटी। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी पूछ सकता है किसी साल और, है ना। तो इसीलिए ये सब बातें ध्यान में रखिए और जो नोट लिखे हो इसी के नीचे नोट लिखिए, यहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे। ये यहाँ तक 3 मार्क्स के लिए काफी है। तो लिख लीजिए डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to the molality of solution। भाई ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी किसका होता है, सॉल्यूशन का। यहाँ सॉल्यूशन की बात करें तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक बात बताओ, डेल टी एफ लिखा हुआ है और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं ना। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के एफ एम। कोई दिक्कत किसी को। और एम का फॉर्मूला पता है ना, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया था, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर ये ग्राम में रहा तो ऊपर क्या कर देंगे, अगर किलोग्राम में रहा तो छोड़ दीजिए, मत 1000 कीजिए, है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, के एफ डब्ल्यू एस बाई एम एस और डब्ल्यू सोल। अगर ये ग्राम में रहेगा तो ये 1000। ये पूरा जानते हो किसकी तरह है, किसकी तरह है, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एकदम सेम फॉर्मूला है, कोई खास अंतर नहीं है। एफ के जगह बस क्या किया है, बी कर दिया। समझ में आ गया। तो इस फॉर्मूला पे आएंगे आपके न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में, नीट में, जेईई मेन में, सब में क्वेश्चन पूछे हुए इससे। सबसे मैं एक एक करके करवा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये लिख लो और ये इस पे आएंगे आपके न्यूमेरिकल्स। यहाँ तक आपको बता दिया ऑब्जेक्टिव आएगा। ये रहा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन 3 मार्क्स का। समझ में आ रहा है कि कहाँ से क्या क्या पढ़ना और किसको किसको प्रैक्टिस करना है। आई इन सब का कंक्लूजन लास्ट में आपको समरी में भी लिखवाता हूँ, ठीक है। तो आप उसको पढ़िए, उससे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिलहाल यहाँ तक लिख लीजिए और जो लोग लिख लिए हैं वो यूनिट निकालिए। किसका निकालोगे, जैसे वहां निकाले थे ना, किसका यूनिट, केबी का। तो यहाँ पे हम किसका यूनिट निकालेंगे, के एफ का। पहले के एफ का नाम जानो, लिखो वेयर के एफ का क्या नाम होगा। हाँ, वहां पे लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते थे, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, क्रायोस्कोपिक। ठीक है। आपको ये करना है कि इसका क्या निकालना है, यूनिट। ये भी 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछता है, यूनिट ऑफ के एफ। चलिए जी निकालिए खुद से सब लोग, निकाल लो फिर बता। हाँ देखिए, आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, इसी में ना के एफ है, तो आप के एफ के जगह क्या लिख सकते हो,
डेल टी एफ बाई एम। ठीक है, अब सुनिए, मोलैलिटी का जो फॉर्मूला था वो ये था कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये किलोग्राम में होता है। ठीक है, और उसी को मोल को हम बताते हैं कि मोल जो पढ़े होगे आप लोग 11th क्लास में, तो मोल होता है, क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा मोल का। अब बाकी है डब्ल्यू सोल तो होगा ही, डब्ल्यू सोल। आया बात समझ में? तो आइए हम इसका यूनिट डिसाइड करते हैं। एक बात बताइए, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? टी क्या है? टेम्परेचर है ना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर है। और जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर के लिए और सबके लिए अलग अलग होगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन। अच्छा, मोलैलिटी का यूनिट क्या होगा? देखिए ऊपर कौन है? मोल, तो भाई मोल का यूनिट मोले होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल होता है। और ये देखिए सॉल्वेंट है मास में, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? केजी। अब बताइए केजी कहाँ जाएगा जी? ऊपर। तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे यूनिट के एफ का क्या आ जाएगा? यही आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, केल्विन, केजी, और मोल ऊपर जाके मोल इनवर्स यानी पर मोल हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा? अच्छा हाँ, वो इतना अच्छे से नहीं देगा सिंबल, वो पूछेगा क्रायोस्कोपिक, जनरली यही नाम से पूछेगा। किस नाम से? व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसे टिक कर देना। आ रहा है बात समझ में? तो ये नाम में भी कंफ्यूज मत होना, नाम ध्यान रखना, ठीक है, इसीलिए नेम लिखा हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? बन जाएंगे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और पक्का एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा होगा, मतलब क्वेश्चन हम देख लेंगे। अब मैं इसका आपको एप्लीकेशन बताता हूँ कि प्रैक्टिकली लाइफ में ये हमारे कहाँ यूज होता है। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ता है फ्रीजिंग पॉइंट को घटाने की? तो ये जनरली घटाने की जरूरत कहाँ पड़ता है मैं बताता हूँ। हिली एरिया है ना, जहाँ की अभी भी बर्फ पड़ती है, अभी भी, अगर तुमको पता होगा, अगर आपने सर्च किया होगा, तो अभी 4 धाम की यात्रा शुरू हुई है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो लोग जाते हैं ना, तो वहां पे अभी भी बर्फ जमा हुआ, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, अभी भी बर्फ है, और बर्फ इतना कि मतलब 8-8, 10-10 फीट है, जिसमें रास्ता निकल जाए, ऐसा बर्फ है। ठीक है, अमरनाथ में भी वही काम चल रहा है, उसको रास्ते को भी हटाया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। इवन कहीं जगह तो अभी भी क्लीन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इतना बर्फ है कि उसको अप्रैल के लास्ट तक करेगा, क्योंकि मई से आपका 4 धाम यात्रा शुरू हो जा रहा है, 2 मई से। ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ वाला। अमरनाथ वाला 3 जुलाई से हो रहा है। ठीक है, वो सावन महीने में होता है, एक ही महीना चलता है, ज्यादा नहीं चलता, 38 दिन के लिए है। ठीक है, तो बाकी जाना होता रजिस्ट्रेशन करा लेना। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अच्छा क्या? अच्छा छोड़ो, हटाने से बात है। हाँ, तो अब टॉपिक पे रहते हैं, बेटर है। हाँ, तो ये मैंने कुछ बता दिया आपको इन्फॉर्मेशन, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि जहाँ हिली एरिया होता है वहां पे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? आइस फ्रीज हो जाता है, आइस फ्रीज हो जाता है। अब आइस अगर फ्रीज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो कई जगह ऐसा है जहाँ की टेम्परेचर -5 डिग्री, कई जगह 15 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे भी कम होता है नहीं, तो वहां तो भाई वाटर मिलेगा ही नहीं, हो तो फ्रिज मिलेगा। तो फिर हम क्या करें वाटर को रखने के लिए? तो उसमें क्या करते हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि रोड ब्लॉक हो जाता है। नहीं, फ्रिज हुआ, बर्फ जम गया, अब कैसे जाओगे? यहाँ पूरा आइस आइस भरा हुआ, तो कैसे जाओगे? क्योंकि टेम्परेचर ही इतना है कि वो पिघलेगा ही नहीं। तो इस क्या किया जाता है कि जिस जगह हिली एरिया में, जहाँ पे आइस ज्यादा गिरती है, स्नोफॉल ज्यादा होते हैं, वहां पे पहले ही रोड पे सॉल्ट छीट दिया जाता है, नमक। इससे फायदा ये होता है कि सॉल्टी वाटर जो है, जिसमें नमक मिला हुआ है, मतलब समुद्र का पानी है, उसको अगर आप फ्रीज करोगे तो फ्रीज होने के लिए -21 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर कम करना पड़ता है। आया समझ में? इतने में वो क्या होगा? फ्रीज होगा। कोई दिक्कत किसी को? तो इससे ये फायदा होता है कि कम से कम 20-22 डिग्री सेल्सियस तक तो लाइफ पॉसिबल है, रोड ब्लॉक नहीं होगी, क्योंकि बहुत जगह बहुत जरूरी होता है पहुंचना। जैसे इंडिया में ही लेह लद्दाख जाओगे, उधर साइड निकलोगे, जैसे एनडीए का जो ट्रेनिंग होता है ना, पहला पोस्टिंग ही मिलता है वहां पे मानसरोवर के आसपास। ठीक है, अब वो जगह में -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। सोचो, एज्यूम करो वहां रह पाओगे? ठीक है, तो अब बात आती है रोड क्लियर होना चाहिए पहले चीज, तब ना वहां जा सकते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? एक बार इंडिया नहीं गया था, हुआ क्या, एक्चुअली ये समझौता हुआ है कि जब बर्फ पड़ेगा ना, जैसे दिसंबर और जनवरी के मंथ में बहुत ज्यादा पड़ता है, तो उसमें समझौता था हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कि जब बर्फ होगा तो हम भी अपनी आर्मी को हटा लेंगे बंकर पे से, आप भी हटा लीजिएगा, दोनों पीछे हट जाएंगे।
और 2 महीने बाद दोनों अपना अपना बंकर आके पकड़ लेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि 1999 की बात है, जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तो इंडिया पीछे हट गया, वो धोखा दे दिया, वो बर्फ में आ गया और जाके यहाँ के बंकर पे बैठ गया। अब हाइट पे अगर बैठा हुआ है तो नीचे से लड़ना मुश्किल होता है, नहीं, ठीक है। तो इसी कारण से कारगिल में हमने उनको हराया तो है, लेकिन अपना ही लैंड लेने के लिए, ऐसा नहीं कि वो मतलब कि हमने कुछ नया अचीव किया, हमने अपना ही लैंड लेने में लगभग 350 सैनिक खो दिए, ठीक है। तो उस दौरान ये जो युद्ध हुआ था, ये उन्होंने समझौता को तोड़ा था, तब से अब 12 मास वहां आर्मी रहती है। अब जितना ठंडा पड़े रहो, क्योंकि सामने वाला धोखेबाज है, ठीक है। आया वहां से, तब क्या ही कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आया था। तो रोड क्लियर रखना, समझ गए हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो। और दूसरी बात, ये गाड़ियां जो चलती है ना, उसमें आपने देखा होगा, उसके इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर होता है, उसमें पानी डलता है, ठीक है। उसमें पानी डाला जाता है ना इंजन में, अभी देखे हो गाड़ी में पानी में इंजन में, तो वहां पे जनरेटर वगैरह देखे हो पुराना टाइम का, उसमें भी पानी डाला जाता है, ठीक। अब बताओ, जहां टेम्परेचर -25 डिग्री है, वहां तो पानी डालेंगे बर्फ हो जाएगा, तो है ना। तो बताइए, उसमें बर्फ तो नहीं ना चाहिए, पानी ना चाहिए जी। तो उसको पानी में डालने बनाने के लिए एक सॉल्यूशन यूज किया जाता है, इथिलीन ग्लाइकोल। हाँ, इथिलीन ग्लाइकोल नाम से ग्लाइकोल यूज करते हैं एक्चुअली। ये क्या करता है, ये अगर वाटर में मिला देंगे तो -41 डिग्री सेल्सियस उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। तो वो गाड़ी में यूज किया जाता है। उसमें थोड़ा सा किसका सब्सटेंस मिला देंगे, इथिलीन ग्लाइकोल। इससे फायदा क्या होगा कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है -41 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो उन जगहों में जहाँ की बहुत टेम्परेचर कम होता है, उस जगह में भी गाड़ियां चल जाएंगी। आया बात समझ में। तो वहां पे तुम देखना कि बहुत बड़े ट्रक वगैरह जो जाते हैं, आर्मी को देखो आर्म्स की तो जरूरत है, साथ साथ फूड की भी तो जरूरत है। आखिर वो देश की सुरक्षा करेंगे तब नहीं आराम से चैन से की सांस लेके पढ़ाई भी कर रहे हो, एसी में भी बैठ पा रहे हो, है ना। नहीं तो बगल वाला देश वाला सब यहाँ आ जाए तो क्या ही हाल होगा। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, क्या ही हाल हो रहा है, वहां आदमी पीसफुली पढ़ाई कर लेगा नहीं। तो खैर इस मामले में आप लोग लकी हो, हम लोग भी लकी हैं, सब लोग लकी हैं। थैंकफुल हमको करना चाहिए अपने सोल्जर्स का, कि जिसके कारण हम लोग यहाँ बैठ के अपना क्या कह रहे हैं, अपने सारे काम ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से भी करिए, क्योंकि ये चीजें हर जगह फ्री में नहीं मिलती है। नहीं तो आसपास का देश देख लेना, कहीं मिल रहा है फ्री में। पाकिस्तान में सोच सकते हो कि आराम से बैठ के पढ़ लेंगे, या अफगानिस्तान में, संभव नहीं है। इसीलिए जो चीज आपको मिला है ये फॉर गारंटेड नहीं लो, हो सकता है अगला जन्म वहां हो जाए, तो हो गया पढ़ाई, ठीक है। बात सुनिए, चलो ठीक है। तो लिख लीजिए, 2 चीज होता है, एंटी फ्रीज मिक्सचर। सुनिए क्या करते हैं, इसका कहाँ यूज है जी एप्लीकेशन, एंटी फ्रीज मिक्सचर। यानी कि एंटी फ्रीज को मिक्सर मतलब मिक्सर को जो फ्रीज हो रहा है उसको एंटी कर रहा है, रोक रहा है। ये काम किस लिए यूज करते हैं, एंटी फ्रीज मिक्सर इथिलीन ग्लाइकोल मिला के, क्या है ना, उसको फ्रीज नहीं होने देता। तो लिख लो इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इंपॉर्टेंस लिखिए, इंपॉर्टेंस। बाद में चले जाना, अभी पढ़ लो, है। देखो, टू मेक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, टू मेक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। अच्छा, ये भी लिख लो किसके द्वारा ये किया जाता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था एक बार, है ना। तो हम क्या मिक्स करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल। किसको मिक्स करते हैं जी, इथिलीन ग्लाइकोल को। किसमें, वाटर में मिक्स करेंगे, ऑफ कोर्स वाटर में। तो इस कारण से वो फ्रीज नहीं होता है। -41 डिग्री सेल्सियस बहुत कम है, तो उतना टेम्परेचर जनरली नहीं जाता है नॉर्मली हर जगह। तो इस कारण से वो सॉल्यूशन फ्रीज होगा क्या, नहीं होगा, एंटी होगा, फ्रीज होने को रोकेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं, सॉल्ट मिक्सचर का भी यूज करते हैं, है ना। सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन का आपको पता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ NaCl प्लस वाटर, इसका कितना होता है जी, -21 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी यूज करते हैं टू क्लियर द ट्रैफिक, या क्लियर द रोड्स, हाईवे, ये सब बोल सकते हो। हिली एरिया में ये ज्यादा यूज करते हैं, जहाँ की टेम्परेचर जनरली निगेटिव में रहते हैं। आया बात समझ में, बहुत जगह निगेटिव में टेम्परेचर रहता है, अभी भी कुछ जगह निगेटिव में टेम्परेचर रहता है। आपको पता है
लेह लद्दाख अगर जाओगे तो वो अभी ट्रिप शुरू ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी भी आइस जमी हुई है। लोकल लोगों, टूरिस्ट के लिए अलाउ नहीं है, वहाँ के लोग तो रह ही रहे हैं, लेकिन बाहर वाले नहीं जा सकते। बाहर वाले कब जा सकते हैं? मई में। मई से अक्टूबर तक चलता है, 6 महीने चलता है, 6 महीने बंद रहता है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिप्स हैं। जैसे अब ये जो चार धाम वाला बता रहा हूँ ना यात्रा, ये भी क्या है तुम्हारा, ये भी 6 ही महीना शुरू होता है, मई से लेके अक्टूबर तक। फिर आप बाकी टाइम नहीं जा सकते, बाकी टाइम तो बहुत बर्फ रहता है, संभव ही नहीं। ठीक है, तो ये है रीजन। समझ में आ गया? इसमें ऑब्जेक्टिव कहां से पूछेगा? लिखिए, ये वाला पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, नीट में भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मिलाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल कैसा आता है। तो लिखते हैं क्वेश्चन, एक करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, एक एक करके आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं और सारा गिवन डाटा लिखना सीखते हैं। ठीक है, कहीं दिक्कत हो वहीं पूछो। पहला लाइन पढ़िए, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। भाई ग्राम दिया हुआ मतलब मास है, और मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, क्या है जी? मास ऑफ सॉल्यूट बताइए। उसको किससे लिखते हैं? डब्ल्यू से। सॉल्यूट क्या है तो एस लिखेंगे, 1 ग्राम। और पूछा क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास को कैपिटल एम से लिखते हैं, तो एम एस निकालना है, ये बोला है। चलिए इसी के आगे ये लाइन पढ़ते हैं। इसको डिजोल्व किया गया, मिलाया है, इसमें 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब मतलब कह रहा ये कि 50 ग्राम बेंजीन था जी आपका, क्या था? बेंजीन 50 ग्राम था, और उसमें कितना ग्राम हमने सॉल्यूट मिलाया? 1 ग्राम। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। तो अब आइए इसके बाद लिखिए, ये क्या दिया हुआ है जी? मास ऑफ बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन दे रखा है इन्होंने। अब मास ऑफ बेंजीन को किससे लिखेंगे? डब्ल्यू, क्योंकि सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है कि सॉल्यूशन है? सॉल्वेंट है, तो डब्ल्यू सोल, और इसकी मात्रा कितनी है? 50 ग्राम। बोलो, ये क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आया? बस यही सब चीज तो समझ में आना चाहिए, किसी का क्वेश्चन हो आपसे बन जाएगा। अच्छा, इसमें साथ साथ ये बोल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट घट रही है, लेकिन वो घट के कितना हो जा रहा है? घट के कितना हो जा रहा है? कितना? अब बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना वही तो कहलाता है डिस्पर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको किससे डिनोट कर सकते हैं? डेल टी एफ। तो डेल टी एफ की वैल्यू लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो इसको लाइन को अंडरलाइन करके नीचे लिख सकते हो, डेल टी एफ है ये। तो डेल टी एफ की वैल्यू क्या है? ये रहा वैल्यू, 0.40 केल्विन, इतना से घट जाएगा। तो निकालना है आपको मोलर मास। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है जी? डेल टी बी इक्वल टू के बी डब्ल्यू एस बाई एम एस। ये दिख रहा है फॉर्मूला, ये वाला, ये लगाएंगे, और डब्ल्यू सोल, और ऊपर क्या लगाएंगे? 1000। अब हमें निकालना क्या है? ये एम एस में निकालना है, इसको इधर ले आओ। एम एस को निकालना है, तो बताइए, ये डेल टी बी यहाँ आ जाएगा, तो लिख लीजिए डब्ल्यू एस बाई डेल टी बी डब्ल्यू सोल। पढ़ना आ गया ना क्वेश्चन? वैल्यू लिखना ये जरूरी है, उसके बाद तो खाली वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। और क्या, जैसे हम पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू, केवी का वैल्यू क्या है? देखो यहाँ दिया हुआ 5.12। इसका वैल्यू क्या है? 1, और इसका वैल्यू तो 1000 है ही, वो तो लिख दो, नंबर है। और यहाँ पे डेल टीवी कितना है? 0.4, और ये कितना है? 50। बोलो, ये सॉल्व नहीं हो जाएगा जी? आप ये डेसिमल से ये डेसिमल हटा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जीरो है, 1 0 2 0, 2 काट दो। ये 5 से इसको काटोगे कितना आएगा? 2। 2 से इसको काटोगे कितना आएगा? 2। आइए इसको इससे काटना दो, 256। कहीं पे कोई कैलकुलेशन करना पड़ा? तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देंगे कि आसानी से आपको आंसर निकल जाएगा। एमएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 256। क्या यूनिट लिखेंगे? क्योंकि मास है तो यूनिट क्या होगा? ग्राम में होगा। अब बताओ कितने लोग का ये आंसर सही सही आया था? बन गया ना? तो अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो एग्जाम का कि बन जाए आपसे, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बन रहा है तब बनाने में क्या दिक्कत है, नहीं बनता तो हमें प्रॉब्लम होता है। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन में आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें किसका ये वैल्यू है? मोलर मास। मोलर मास किसका दिया हुआ है बताइए? सॉल्यूट की सॉल्वेंट? सॉल्यूट का देता है, हमेशा चीनी मिला रहे हैं। और कितना मिला रहे हैं? शुगर। कितना शुगर मिला रहे हैं? तो ये कौन है? मास ऑफ शुगर, यानी WS है। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, WS इतना दिया हुआ है, और आपको MS यहाँ दिया हुआ है। और बताइए W सोल दिखा, कितना ग्राम वाटर में मिला रहे हैं?
1000 ग्राम वाटर में। तो आप बताइए WS पता है, MS पता है, W सोल पता है, मोलैलिटी निकल जाएगा। और KF की वैल्यू दे रखा है, KF की वैल्यू दे रखा है तो डेल TF निकल जाएगा। KF ये रहा, सब वैल्यू पुट कीजिएगा, डेल TF निकल जाएगा। अब डेल TF आपको नहीं निकालना है, डेल TF आपका निकल गया, आपको क्या निकालना है, ये डेल TF सॉल्यूशन। पढ़िए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जब इतना शुगर उसमें मिलाएंगे 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मिला रहे हैं शुगर, 68। तब बताओ इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा इस सॉल्यूशन का घट के जो आएगा वो कितना आएगा, ये निकालना। आ रहा है बात समझ में? तो वो आप निकाल लीजिएगा इसकी मदद से, क्योंकि ये पता है आपको, ये तो निकाल चुके हैं यहाँ से। और डेल TF नॉट आपको पता ही होगा। वाटर का कितना होता है जी, आपको नहीं पता है वाटर का? हाँ, वाटर का आप 0 डिग्री मानिएगा, यानी 273, और घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? 0 डिग्री, या आप बोल सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, केल्विन में ले लो कि आंसर केल्विन में दिया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या लिखेंगे, TF नॉट, ये 273 केल्विन मान लो, ठीक है ये। और इससे इसका आंसर निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर ना डिग्री सेल्सियस में ही है, तो आप 0 डिग्री ले लो। ऑप्शन में 4 जो ऑप्शन दिया है ना वो डिग्री सेल्सियस में ही है, तो डिग्री सेल्सियस लेंगे। अगर केल्विन में देता तो केल्विन लेते। आ रहा है समझ में? ठीक। और NCERT का एक लास्ट क्वेश्चन भी होमवर्क में लिख लो, ये दोनों क्वेश्चन बना के लाइएगा फ्रीजिंग पॉइंट पे। फ्रीजिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 20 है आई थिंक, देखते हैं। हाँ 20 नंबर लिखिए, NCERT का, NCERT क्वेश्चन का एक्सरसाइज का 20 नंबर आपको करके लाना है। ये 2 क्वेश्चन बनाने, एक ये और एक ये, ठीक है। जल्दी से रिकॉल करते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखे। आज हमने एक ही चीज पढ़ा, वो क्या है, डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये क्या हो रहा है, घट रहा है। कब घटता है, बोलो ना, कब घटता है? जब सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। अब बात आता है कि जब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर और सॉल्यूशन में किसका ज्यादा होगा? प्योर वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है, नमक मिलाते तो भाई -21 डिग्री सेल्सियस, यानी घट के और कम हो गया। यानी आपसे पूछेगा कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा? प्योर वाटर का ज्यादा, ठीक। पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, ये जो फ्रीजिंग डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये किस पे डिपेंड करता है? मोलैलिटी, ये ध्यान में रखिएगा, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। दूसरा, तीसरा, इस पे न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है, ये तो बताया ही है। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा कि आपका KF का यूनिट क्या होगा। पहले तो KF का नाम बताओ, KF का नाम क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और उसका यूनिट क्या होगा आप निकाल सकते हो, केल्विन kg पर मोल। और नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस फार्मूला की मदद से हम निकाल सकते हैं, मोलैलिटी होता है यहाँ पे, निकाल सकते हैं ना, ठीक। तो यहाँ तक समझ गए। और इसके आधार पे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे करवाए भी है और इस पे क्वेश्चन दिए। ये आप लोग बना के नेक्स्ट क्लास में आइए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं।